यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि दिविक भाई और अमारा मैडम को जो है वो एक साथ प्रोग्राम के अंदर लाया जाए। आज फाइनली दोनों गेस्ट जो है वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने गेस्ट की तरफ चलेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्टिव नॉलेज जो है वो हासिल कर सके। अस्सलाम वालेकुम अमारा मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो वेरी मच अली बुलाने के अस्सलाम लिए। वालेकुम, नमस्ते दिविक भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, नमस्ते सर। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। आज बेसिकली आप दोनों को मदऊ करने का जो पर्पज़ है वो ये है कि कल जो हालात रहे हैं, अगर देखा जाए कनाडा के अंदर जो है वो इंडियन डिप्लोमेट को जो है वो निकाल दिया गया। और उसके बाद इंडियन जो सिटीज़न वो कनाडा के अंदर रह रहे हैं, उनकी तरफ से मतलब ये सुनने में आया है कि अगर इसके ऊपर कोई इनिशिएट नहीं लिया जाता, कोई डिसीजन नहीं किया जाता, तो हम भी कनाडा को छोड़ देंगे। क्या कहना चाहेंगे दिविक भाई, ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? और फिर 4 मिनट की मीटिंग जो है वो भी आपके सामने है। जी कैमरॉन, मेरे ख्याल से केविन मैकॉन कैमरॉन मेरे ख्याल से उनका नाम था, जो हाई कमिश्नर है। उनके साथ साथ एक और बंदे को भी निकाला गया है। उनका तो सिल्वेस्टर नाम है। वो कैनेडियन इंटेलिजेंस के बंदे थे एम्बेसी में, जो अटैची होता है, इंटेलिजेंस का जो अटैची होता है। तो बेसिकली अब ये निज्जर का था। 2.5 महीने पहले उसको मार दिया गया कनाडा में। अब जब ये G20 में आते हैं तो कनाडा की अखबारें लिखती हैं कि वेयर वॉज कनाडा एट G20। उसके बाद जब बायलैटरल मीटिंग होती है तो MEA की वेबसाइट पे जो जॉइंट स्टेटमेंट आती है इंडिया की तरफ से, उसमें भी आप कनाडा को पूरा इंसल्ट करता है इंडिया पूरी दुनिया के सामने। फिर इनका ऑफिशियल जहाज खराब हो जाता है, जो आज की तारीख में अभी भी इंडिया में खड़ा हुआ है बाय द वे। उसके बाद उनका दूसरा जहाज आता है, वो रास्ते में खराब हो जाता है, वो लंदन में लैंड करता है, फिर रिपेयर होकर वहां से फिर वापस आता है, इनको पिक करता है। कैनेडियन मीडिया पे ये न्यूज़ चल रही है कि जो ऑफिशियल जो जहाज था हेड ऑफ द स्टेट का, जो पहला जहाज था जो आपका प्राइमरी यूज में होता है, उसके अंदर कोकेन मिली है जस्टिन ट्रूडो के। ये कनाडा जाते हैं 3-4 दिन पहले, ये पहले बोलते हैं कि इंडिया के साथ जो FTA की टॉक्स चल रही हैं उसको आप कैंसिल कर दें। ठीक है, वो कैंसिल कर देता है। 2 दिन बाद पार्लियामेंट में ये अनाउंस कर देता है। अब इसके अंदर भी एक पूरा लूपहोल ये है कि जो जस्टिन ट्रूडो ने अभी तक अपने कोई भी टर्म पूरा नहीं किया, बाय द वे तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बना है। और ये कोएलिशन पे, हमारी PDM की तरह कोएलिशन पे ही खड़ा हुआ है कनाडा में। अब इसका जो सबसे बड़ा अलायंस जो है वो है इसका नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, जगमीत सिंह का, विच इज बेसिकली खालिस्तानी पॉलिटिकल फ्रंट कनाडा में। तो अब वो इसको ब्लैकमेल करता है, ये उनको ब्लैकमेल करता है। आज कनाडा की जो वहाँ के जो बड़े राइटर्स हैं और जो अमेरिका के भी, माइकल कुगलमैन है और आपके टेरी मिल्कवेस्की है, वो कहते हैं कि भाई ट्रूडो के ऊपर तो चाइना की इंटरफेरेंस के इल्जाम लगे हुए थे, इंक्वायरी चल रही थी कि ट्रूडो को चाइना ने जिताया इलेक्शंस में लास्ट। तो अब वो उस पर इंक्वायरी चल रही थी। अब पूरा सिनेरियो बदल गया उसमें जब ये बातें सारी हुई। अब ये बात आ जाती है कि कितने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट खालिस्तान के कनाडा में है और वो उनको सेफ हार्बर कर रहा है। अब इसने पार्लियामेंट में एक और चीज बोली कि निज्जर कैनेडियन सिटीजन है और वो कनाडा की जमीन पे आप लोगों ने आके मारा है, तो इट इज बेसिकली फॉरेन इंटरफेरेंस इन आवर सॉवरेनिटी। तो अपोजिशन पार्टी के लीडर बोलते हैं निज्जर तो 97 में फेक पासपोर्ट पे आया था, 11 दिन में उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर उसने स्पाउस इमिग्रेशन की, स्पॉन्सर इमिग्रेशन जो वेडिंग होती है, हमने उस पर भी उसको कैंसिल कर दिया। फिर ये छुप गया, छुप के 5 साल बाद बाहर आता है, तो फिर हमें मजबूरन उसको सिटीजनशिप देनी पड़ती है। और ये कहानी आपकी पीछे ऑल द वे बैक टू 81-82 तक जाती है, और अगर आप उससे भी पीछे लेना जाएंगे तो ये शायद 100 साल तक भी चली जाएगी। खालिस्तानियों की कहानी, ये इतनी छोटी कहानी है नहीं। क्योंकि देखें, एक अगर आप सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो ऊपर जो सिख थे वो थे, फ्रंट लाइन थी, नीचे इंटेलेक्ट था। तो ये अंग्रेजों के टाइम से शुरू हुआ है। 1968 के CIA के आर्काइव वेबसाइट पे आप चले जाएं, पब्लिकली अवेलेबल सिर्फ खालिस्तान लिखे 1968 में, मतलब जब दुनिया को खालिस्तान का पता भी नहीं था, तब से वो प्लानिंग इसके ऊपर कर रहे हैं। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी का भी लेना देना था बनाने में। फ्रैंकिस्टाइन जो बनाया उन्होंने, इंदिरा गांधी ने। इसके ऊपर जो इनके रॉ के ऑफिसर थे, GBS सिंधु, वो भी सिख हैं, जो खालिस्तान को डील कर रहे थे, जो खालिस्तान रॉ के ऑफिसर थे। उन्होंने पूरी खालिस्तान के ऊपर किताब लिखी है, किस तरह बनाया गया, किस तरह इसके अंदर फॉरेन इंटरवेंशन थी, किस तरह ये बाकी सारी चीजें आगे चली, किस तरह ये
ऑल दिस लेड टू द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी 1984। और फिर सिख राइट्स वो पूरा उन्होंने कवर किया, वो खुद सिख है। इसके बाद केपीएस गिल, जिन्होंने डेकेड लॉन्ग उन्होंने पूरी जंग लड़ी पंजाब में इंसर्जेंट्स के खिलाफ, वो भी सिख हैं, उन्होंने भी ये सब लिखा है। और मैं आखिर में एक आगे हम फिर इसके ऊपर मजीद डिटेल्स में आपको दूंगा, लेकिन एक इन द एंड में इस सवाल को अगर कंक्लूड करूँ ना, खालिस्तानों का आइडियोलॉजी क्या है? सिख एम्पायर बनाना महाराजा रंजीत सिंह का, कैपिटल लाहौर है, ठीक है, तो उनके नक्शे में ना लाहौर आता है, ना उनके नक्शे में यहाँ का फिरोजपुर आता है, ना या जो दूसरे जो यहाँ के इनके हैं, मैं नाम ही भूल गया, ना उनके कोई भी सिख के इम्पोर्टेंस के प्लेसेस वर्शिप के कोई भी नहीं आता उनके नक्शे में। हमारा आपकी साइड पे आऊंगा, ये थोड़ा सा बताती चलें, ये कनाडा ही क्यों मतलब हमेशा जो ये खालिस्तान की आवाज उठती है, ये पूरी दुनिया में हमें सबसे ज्यादा कनाडा ही में क्यों मतलब सुनाई देती है? और ज्यादातर देखा जाए तो इसी वजह से, अगर हम इंडिया और कनाडा के रिलेशन की बात करें तो वो भी मतलब जो है कोई इतने अच्छे नहीं रहे इसको लेके। क्या कहना चाहेंगी, कल जो इंसिडेंट हुआ उस हवाले से क्या आपके रिमार्क्स हैं इस हवाले से? अली, जो बात जहाँ पे आती है कि कनाडा ही क्यों, तो कनाडा में तकरीबन 8 लाख जो है वो सिख बसते हैं, तो एक बहुत बड़ी तादाद है। और इसको आप कनाडा की ओवरऑल आबादी के साथ अगर आप कंपेयर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पॉलिटिकली बड़े एक्टिव हैं, पॉलिटिकली वो इतना बड़ा वोट बैंक जो है वो जहाँ भी होता है वो आप जानते हैं कि वो उसका एक इम्पैक्ट होता है, और वहीं पे उसकी प्रॉब्लम्स होंगे या फिर वो बहुत ही आउट ऑफ द वे जाकर आगे बढ़ेंगे। ये दोनों चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट होंगी क्योंकि आपकी तादाद बहुत ज़्यादा है। कनाडा में सिखों की तादाद जो है वो आप देख लें कंपैरेटिवली पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा कनाडा में है। तो उसके तो मेन रीज़न ये है कि अगर आपको वहाँ पे नज़र आते हैं इनकी सारी तहरीकें या फिर उनका कोई भी आपको पीछे जाकर उसका सुराग मिलता है तो कनाडा में तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो 18 जून को हरदीप सिंह का जो कत्ल हुआ है, और ये उनके सिरे इलाका है जहाँ पे उनके गुरुद्वारे के सामने ही हुआ है, वो उसी गुरुद्वारे में एज ए नाजिम थे या नाजिम के तौर पे वो। और आप देखते हैं कि ये जो सारे खालिस्तान की मूवमेंट है ये आम आवाम से ज़्यादा ये आप उनके गुरुद्वारों तक जो है वो ज़्यादा ये स्ट्रांगली वो उन जगहों पे अपनी वर्शिप प्लेसेस है वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें प्रोपोगेट की जाती है, ये उसको वहाँ पे ज़्यादा मजबूती से उन्होंने वो जगह पकड़ी हुई हैं। तो अब उसके बाद उनकी सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर उनको ये बात लगी कि वो उन्होंने असेंबली में आकर कही कि हमें ये सारे जो ताने बाने हैं वो आप, अगर ये पवन कुमार साहब जो है ये भी आप जैसे बता रहे हैं, देविक ने बताया कि वो दिल्ली में जो जैसे उन्होंने निकाला वो उनकी इंटेलिजेंस, तो ये पवन कुमार साहब हैं सफारतकारी में, ये भी इसी तरह से रहा कि कवर एजेंट है। तो उन्होंने भी उनको टारगेट करके कि इनकी इस मामले में हमें शवाहिद है, हमारे पास सारे सबूत हैं, तो उसके बाद उन्होंने उनको निकाला है। तो ठीक है, अगर आप देखते हैं कि एक तरह से अगर आपने इमोशनली इसके ऊपर कोई भी कमेंट करना है तो फिर तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए तो मे बी कहीं ना कहीं आप स्टेट के लेवल पे कुछ चीज़ें ऐसी डील करते हैं। और दूसरे एंगल से देखा जाए तो जो ट्रूडो की बात हो रही है, डेफिनेटली उनको पॉलिटिकली बहुत बड़ी सपोर्ट है सिख कम्युनिटी से और उनकी पार्टी में भी हैं, और उस बात पे अगर वो मुद्दा क्रिएट नहीं करेंगे या फिर इसके बारे में, मुझे ये इंसानी हमदर्दी से ज़्यादा कहीं ना कहीं ये सियासी किस्म का एक वो स्टंट लगता है कि ठीक है आपने इसके ऊपर बड़ा खुल के बोले हैं, आपने बड़ा दुनिया में आप बड़ा वोकली आपने बोला है इसके ऊपर, फिर अमेरिका ने बात की है, ऑस्ट्रेलिया ने की है, यूरोपियन बहुत सारे कंट्रीज ने बात की है, और आप इतना वोकल हुए हैं, और आप कहीं ना कहीं ये भी है। और अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो ये जो खालिस्तान की मूवमेंट के बारे में है, अगर आप इसको ग्राउंड पे देखें, ऑन ग्राउंड तो ये नज़र नहीं आती, लेकिन अगर इसको ऑनलाइन देखें तो ये आपको काफ़ी हद तक नज़र आती है। और ये सारा जो ये जो नज़र आती है आपको, ये कनाडा की साइड से नज़र आती है। और अगर इसको वापस आप जानते हैं सारी तारीख, जैसे देविक ने बताया कि 80s की पूरा टाइम आप उठाकर देख लें, इमरजेंसी के टाइम देख लें आप, उसके बाद उनका कत्ल देख लें इंदिरा गांधी का, उसके बाद दिल्ली में जो जो सिखों के साथ हुआ। बहरहाल आप एक बात याद रखिएगा कि जो भी तबका एक आइडियोलॉजी लेकर चलता है और वो आइडियोलॉजी जो है वो स्टेट के टोटल अपोजिट होती है, उसको कहीं ना कहीं स्टेट को किसी ना किसी तरह से टैकल करना पड़ता है, और वो कभी भी पसंदीदा नहीं होता। उसके ऊपर मुद्दे भी उठाए जाते हैं, उसके ऊपर इश्यूज भी बनते हैं, और वो मेरे ख्याल में जब आप किसी भी सिख भाई को बिठाकर बात करेंगे या पूछेंगे तो वो आपको बहुत डिटेल से वो चीज़ें बता सकते हैं। बाकी इस चीज़ पे अगर आपने बात की है तो अगर और इसके जवाब में फिर दिल्ली में से निकाला गया या उनको कहा गया,
वो इस चीज को अगर इंटरलिंक भी किया जाए तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं मसाइल तो है ना, कि आप कत्ल तो हुआ है, चाहे वो उनको जिस तरह से रेजिडेंसी मिली, लेकिन वो कनाडा के शहरी थे इस वक्त, तो चाहे वो इन वे कि अगर वो पॉलिटिकली भी वो ये स्टंट खेल रहे हैं ना, तो इस वक्त वो अपने ग्राउंड पे बिल्कुल मुकम्मल वो फैक्ट्स के साथ खेल रहे हैं। दैट्स द थिंग फिलहाल के लिए। दीपिक भाई, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे ये बताएं, ये जो 4 मिनट्स की मीटिंग वाला वो है, उसके बाद बहुत से कैनेडियन जो हैं, कनाडा से सिंगर आ रहे थे कंसर्ट के लिए, उनको भी जो है वो बायकॉट कर दिया गया है, मना कर दिया गया है कि आप ना आए। और इंडियंस ने इस टाइम पे जितना मतलब यूनाइटेड होके दिखाया है, मतलब इस चीज के ऊपर किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या हमें भी इस चीज में उनसे सीखने की जरूरत है, या क्या सूरत हाल जा किस तरफ रही है? सर, लोगों से पहले अगर गवर्नमेंट की बात करें तो ये जो किस्सा है ये इतना पुराना है। आपको अगर मैं बताऊं तो ये निज्जर जो था ये इन्वॉल्व था 1985 में। एयर इंडिया का प्लेन को में बॉम्बिंग हुई थी और उस प्लेन में 350 लोग कुछ थे, उसमें से 250 तो कैनेडियन सिटीजन थे भाई साहब। तो ये और उस उसी वक्त जो दिन वो हैप्पी सिंह मारा गया है यूके में, जिसके ऊपर जी रिसेंटली ही इसी साल। बिल्कुल। हम्म। इस साल बहुत लोग मरे हैं, हमारा जी, जी, मैं उसकी बहुत लोग डिटेल्स, मरे हैं। लाहौर में इवन तो सिख मारे गए हैं। अफगानिस्तान में भी मारे गए, ऑस्ट्रेलिया में भी एक गया है, अभी न्यूजीलैंड की बारी है। खालिस्तान तो खालिस्तान और पर्टिकुलरली जो खालिस्तान की तहरीक के साथ लिंक थे। जी, खालिस्तान के साथ, बिल्कुल खालिस्तान का ही पूरा प्लान करके मारा जा रहा है। अब इसके अंदर एक चीज आप ये देखेंगे, जो 85 की बॉम्बिंग हुई थी उसकी उन्होंने दिविक, ऐसे मार तैसे, कौन रहा है इन्हें? इन मैं बेचारों उस का पे क्या आ रहा हूँ, कसूर है? मैं उस पे आ रहा हूँ। ये जो ऐसे तैसे करके है ना, उन्होंने केसेस बंद कर दिए, तो कनाडा की सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर इंटरवेन करती है और बोलती है कि इससे घटिया इन्वेस्टिगेशन कनाडा के ऊपर ये लानत है, ये धब्बा है। और उस वक्त जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे वो पियर ट्रूडो थे, जस्टिन ट्रूडो के फादर थे। तो ये लंबी कहानी है, खानदानी मसले हैं इनके। और वो कनाडा के पप्पू हैं, एक हमारे पास भी, एक इंडिया में भी है, एक यूक्रेन में बैठा हुआ है। तो दुनिया में आजकल पप्पू बहुत ज्यादा है। और सारे पप्पू में एक चीज कॉमन है, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज के हैं, सारे कोकेन के शौकीन है। तो ये पता नहीं क्या चीज इन लोगों में सिमिलर है, कुछ ना कुछ। अच्छा, इसके अंदर अगर आप पाते हैं कि पहले तो मैं उसके अपोजिशन की बात करता हूँ, कैनेडियन प्राइम जो अपोजिशन लीडर है उनका आज सुबह को स्टेटमेंट आया है कि ट्रूडो ने जब हमें कोई सबूत दिखाया ही नहीं है, ठीक है, पब्लिक में ना दिखाया, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मुझे पार्लियामेंट में दिखा दे तो मैं एटलीस्ट ओपनली पब्लिकली आके ट्रूडो को सपोर्ट करूंगा फॉर कैनेडा। उसने वो दिखाया ही नहीं है सबूत। न्यूजीलैंड का अभी तक कोई भी बयान नहीं आया, जो 5 आइज जिसे कहते हैं इंटेलिजेंस शेयरिंग, उसके अंदर न्यूजीलैंड का जवाब नहीं आया। यूके बोलता है हम अपना एफटीए और अपनी ट्रेड बंद नहीं करेंगे। अमेरिका कहता है वी विल लुक इनटू दिस। ऑस्ट्रेलिया कहता है वी आर कंसर्न अबाउट दिस। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में है कि भाई तुम लोग जानो आपस में, ना हम तुम्हारे मामले में आ रहे हैं ना तुम्हारे मामले में आ रहे हैं। और जस्टिन ट्रूडो की औकात ये है कि 2018 में सऊदी अरब ने 24 घंटे के अंदर अंदर कैनेडियन डिप्लोमेट को निकाल दिया था। ब्राजील का बल्सोनारो इसको मुंह नहीं लगाते थे। लास्ट ईयर अगर G20 की बात करें तो G20 में शी जिनपिंग ने इसको जो डांट लगाई थी वो वीडियो ऑडियो के साथ पूरी सर्कुलेट हुई थी बाली में। तो ये पूरा किस्सा। अब आ जाते हैं इनको मारा किसने। इंटेलिजेंस का देखें, पहला काम ये होता है कि सबूत छुपाओ। इंटेलिजेंस में पहले ये सिखाया जाता है, ये नहीं सिखाया जाता कि मारना कैसे। इंटेलिजेंस का पहला चैप्टर पहली सबक ये होता है कि सबूत छुपाओ। अब बात रही किसने मारा किसने नहीं मारा, ये तो डोवाल साहब भी बता सकते हैं, या अमित शाह बता सकते हैं, या मोदी जी बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अगर ये इंडिया ने मारा है तो आप, ये एक न्यू इंडिया है। इससे पहले पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही एजेंसी का खौफ था, वो थी मोसाद। मोसाद के दुश्मनों को 40-40 साल बाद भी ढूंढ के वो मारते हैं। जिन्होंने मोसाद के खिलाफ आज कांड किया है, रिटायर हो गए, 40 साल भी उनको जाके बुढ़ापे में भी मार के आएंगे। अगर ये काम किया तो अच्छा है, ठीक है, ओके। और बाय द वे जस्टिन ट्रूडो का भी आ गया कि वो टोन डाउन हो गया ना, सपोर्ट तो मिली नहीं G7 की कंट्री से, ठीक है। तो जब सपोर्ट नहीं मिली तो वो टोन डाउन हो गया। टोन डाउन होकर कल रात को फिर बयान आ जाता है जस्टिन को, नहीं हम इंडिया को प्रोवोक नहीं करना चाहते थे और इंडिया ने हमें गलत समझ लिया और ये कर दिया वो कर दिया। तो ये है सारा इशू, उसको पता चल गया है। और आप देखिएगा 25 में कनाडा के इलेक्शन है, जनवरी या फरवरी में ट्रूडो चला जाएगा, गिर जाएगी इसकी सरकार। हमारा क्या कहना चाहेंगी, क्या लग रहा है सूरत हाल आगे किस तरफ जा रही है?
अच्छा, ये जो पहले तो मैं करेक्शन कर दूं कि वो अवतार सिंह थे जिन्होंने ये बम ब्लास्ट में जिनका नाम था 1985 में, और उनको यूके के हॉस्पिटल में जिनकी डेथ हुई। और पाकिस्तान में जनवरी में हैप्पी सिंह को कत्ल कर दिया गया, और उसके बाद मई में 7 मई को तकरीबन प्रेमजीत सिंह को मारा गया है, वो भी लाहौर में मारा गया। और इन सब ये सब वो एक लोग दिल्ली में भी मारा गया, एक दिल्ली में 2011 में भी और मारा गया। एक ये मैं बहुत सारे जो ग्रुप था वो अलग अलग उसमें निज्जत अगर के आप था। थोड़ा सा आपने देखा होगा अमृतपाल सिंह को, थोड़ा आपने देखा होगा हाईलाइटेड करते हुए, और पूरी पंजाब की पुलिस उनके पीछे थी, और वो आप न्यूज पे आप देख सकते हैं। अच्छा, ये पिछले 1 साल में ना आपने देखा होगा कि वहाँ के कुछ सिंगर मारे गए हैं, और कुछ सेलिब्रिटीज भी इवन मारे गए हैं। और ये 1 साल में आप देखें जी तो जी खालिस्तान के साथ जो भी जिन इस आइडिया के साथ लिंक्ड हैं उधर, अब ये कोई हसीन इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि आपके स्लैब्स तक को नहीं माफ किया गया जो खालिस्तान के लिए बोलते थे। और बहुत सारे लोग जो है उनको बड़ा कभी एक्सीडेंटल वे में और कभी बिल्कुल इसी तरह से कि मार दिया गया, चाहे गोली मारकर। और अब ये स्टेट पॉलिसी, जैसे देविक साहब बता रहे हैं कि ये उनको बेहतर पता होगा, ठीक है, स्टेट लेवल पे आप बहुत सारी चीजें जो है वो डील कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो बेसिक चीज जो आइडिया होता है ना, कि आप खालिस्तान का आइडिया अगर आपके इतनी बड़ी परसेंटेज के जहन में है, और या फिर उसके जहन से निकल चुका है, या वो उनको क्लियर करना चाहते हैं, और चंद एक लोग हैं जो ये ट्रिगर करते हैं, तो उसके लिए देखें, उनको मारना, सबक सिखाना, मैं कभी भी इसको मैं हल नहीं समझती। इसका हल यही होता है कि आप इसको एजुकेट करें, और इसको आप बहुत सारे और तरीके होते हैं जिसमें आप उनको बता सकते हैं। आप देखिए कि 1947 में भी हम अलग हुए थे ना इंडिया से, और रिलीजन की बेस पर अलग हुए थे। और इसके अलावा ये देखें कि इसको दो कौमी नजरिया, अगर आप यही चीज, अगर बहुत सारे मेरे ख्याल में सिख मेरे बहन भाई ऐसे भी हैं जो बड़े वोकल हैं, और वो कहते हैं कि हमें नहीं अलग होना, लेकिन आपको पता है कि जब आपके गुरुद्वारे या आपके जो मंदिर या आपकी मस्जिद या जो आपके मेन आपके जो जरिए होते हैं ना ईमान के, या जहां आप जाते हैं, और अगर वो आपको इन चीजों में करते हैं ना इन्वॉल्व, या ये वो एक चीज को सपोर्ट करते हैं, तो आपकी आम आवाम आहिस्ता 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 उनकी इंक्लिनेशन वो है वो उधर हो जाती है। तो मैं तो जरूरी कहूंगी कि बेसिक लेवल पे आवाम को एजुकेट किया जाए, मारना कोई हल नहीं है, और इस तरह से राह का कोई खौफ नहीं फैलेगा। जरूर अगर आप बात कीजिएगा देविक, आई एम जस्ट गोइंग टू एंड इट अप। तो उसको आप पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे सिख बहन भाइयों के लिए, कि अब हमने अलग होकर भी, तो हमने मुझे ये बताया कि हमने क्या आपने हासिल कर लिया। हम शायद कर सकते थे, नहीं कर पाए, और उनको भी यही ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आपकी सब तकलीफें हैं, और ये सारी तकलीफें, और हमें भी यही ख्वाब दिखाया गया था कि आपकी जो सारे मसले हैं ना, सारे दुख हैं, अगर आपको रोटी नहीं सी मिल रही, आप तालीम सही नहीं हासिल कर पा रहे, आपको मुलाजमतों में मौके कम है, आपका एक ही हल है कि आप इनसे मुल्क अलग कर लें। तो मुझे सिर्फ ये बताएं, तारीख से सीखना चाहिए ना, और हम तो आपके पड़ोसी हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि हमारे मसाइल हल हो गए हैं। इसका मतलब है मसाइल अलग होने में नहीं थे, उनका हल जो था उसमें आपको किसी और हल की जरूरत है। और ये मेरे ख्याल में रूट लेवल पे जाके, ग्रास रूट लेवल पे जाकर ये चीजें एजुकेट करने की जरूरत है, और इसके और तरह से टेक्निक्स आप बनाएं। इस तरह से उनके जो भी लीडर हैं, या जो भी जिस भी मुल्क में बैठकर उनको, और जो अभी साइलेंट लाइफ गुजार रहे हैं, उनको अगर आप मारेंगे, ट्रिगर करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये एक किस्म का उनका इलेक्शन का मुद्दा तो मैं जरूर समझती हूँ। 2024 जो है वो इंडिया में भी इलेक्शन का साल है, और आप जानते हैं कि इस तरह के टैक्टिक्स यूज किए जाते हैं कि आप फौरी तौर पे जो मुद्दे बनाते हैं और खुद को आप एक पावरफुल पार्टी शो करते हैं या एक गवर्नमेंट शो करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आप आम आवाम पे होता है और आपको वोट अच्छे मिलते हैं। मैं उसको भी लाजमी इसके साथ लिंक करूंगी। दिस इज व्हाट आई थिंक एंड आई फील दैट।